भारत की राजनीति में कई ऐसे नेता आए जिन्होंने देश की दिशा बदलने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही नेता ऐसे होते हैं जिनकी कहानी साधारण जीवन से शुरू होकर दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शामिल होने तक पहुंचती है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कहानी भी ऐसी ही है। एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले लड़के से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर संघर्ष, मेहनत और बड़े फैसलों से भरा हुआ है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उस सोच की भी है जिसमें एक गरीब परिवार का बच्चा अपने सपनों को सच करने के लिए लगातार मेहनत करता है। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर नामक छोटे से शहर में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत साधारण था। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी रेलवे स्टेशन के पास चाय बेचते थे और उनकी माता हीराबेन घरों में काम करके परिवार चलाने में मदद करती थी। मोदी कुल 6 भाई बहन थे। परिवार बड़ा था और कमाई बहुत कम। कई बार घर में खाने तक की परेशानी होती थी। बचपन में नरेंद्र मोदी भी अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में मदद करते थे। यही वजह है कि बाद में उनकी चाय वाला वाली छवि पूरे देश में प्रसिद्ध हुई। 90 पैसे। मैं चाय वाला हूं इसलिए मुझे मालूम है चाय भी नहीं आती 90 पैसे में। वडनगर एक छोटा शहर था जहां जीवन बहुत साधारण था, लेकिन नरेंद्र मोदी बचपन से ही अलग सोच रखते थे। उन्हें पढ़ाई के साथ साथ नाटक, भाषण और देशभक्ति से जुड़ी गतिविधियों में रुचि थी। स्कूल के दिनों में नरेंद्र मोदी एनसीसी में शामिल हुए। अनुशासन और देशभक्ति की भावना उनमें धीरे धीरे बढ़ने लगी। कहा जाता है कि 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान वो रेलवे स्टेशन पर सैनिकों की मदद करते थे और उन्हें चाय पानी देते थे। बचपन में मोदी को साधु संतों और आध्यात्मिक जीवन में भी काफ़ी रुचि थी। वो अक्सर घंटों तक मंदिरों में बैठते और ध्यान करते थे। उनके मन में हमेशा ये सवाल रहता था कि जीवन का उद्देश्य क्या है। उनके शिक्षक कहते थे कि नरेंद्र मोदी पढ़ाई में एवरेज थे, लेकिन भाषण देने में बहुत तेज थे। स्कूल में जब भी कोई कार्यक्रम होता तो वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। भारत के कई हिस्सों की तरह उस समय गुजरात में भी कम उम्र में शादी होना आम बात थी। नरेंद्र मोदी की शादी जसोदाबेन से कर दी गई, लेकिन उनका मन पारिवारिक जीवन में नहीं था। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। धीरे धीरे उन्होंने घर छोड़ दिया और आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। ये उनकी जिंदगी का सबसे रहस्यमयी दौर माना जाता है। कहा जाता है कि वो हिमालय तक गए, कई आश्रमों में रहे और साधुओं के साथ समय बिताया। हालांकि इस समय के बारे में पूरी जानकारी कभी सामने नहीं आई, लेकिन ये वही दौर था जिसने नरेंद्र मोदी की सोच को बदल दिया। घर छोड़ने के बाद नरेंद्र मोदी का जुड़ाव आरएसएस से हुआ। ये संगठन हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की विचारधारा के लिए माना जाता है। आरएसएस में नरेंद्र मोदी ने अनुशासन, संगठन और राजनीति की बारीकियां सीखी। वो सुबह जल्दी उठते, शाखा में जाते और दिन भर संगठन के काम करते। उनकी मेहनत और समर्पण देखकर वरिष्ठ नेता प्रभावित हुए और उन्हें धीरे धीरे बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी। आरएसएस के प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा जीवन संगठन को समर्पित कर दिया, क्योंकि प्रचारकों को साधारण जीवन जीना पड़ता है। वो परिवार से दूर रहते हैं और संगठन के लिए काम करते हैं। 1975 में भारत में इमरजेंसी लगी। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इमरजेंसी के दौरान विपक्षी नेताओं और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था। नरेंद्र मोदी उस समय भूमिगत होकर काम करते रहे। वो गुप्त रूप से संदेश पहुंचाते और संगठन को सक्रिय रखते थे। इस दौर ने उन्हें राजनीतिक संघर्ष का अनुभव दिया। 1980 के दशक में आरएसएस ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने भेजा। भाजपा उस समय बहुत छोटी पार्टी थी। मोदी ने संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार मेहनत की। वो रणनीति बनाने में माहिर माने जाने लगे। 1990 के दशक में भाजपा तेजी से बढ़ने लगी। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के आयोजन में नरेंद्र मोदी ने बड़ी भूमिका निभाई। उनकी संगठन क्षमता देखकर पार्टी के बड़े नेता प्रभावित हुए। गुजरात में भाजपा को मजबूत करने में मोदी का योगदान महत्वपूर्ण माना गया। 1995 में भाजपा ने गुजरात में सरकार बनाई। इसके बाद नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में भी पहचाने जाने लगे। उन्हें दिल्ली बुलाया गया, जहां उन्होंने कई राज्यों में पार्टी संगठन संभाला। का निर्णय कर सकते थे। हमारे लिए जो सिद्धांत है वो सिद्धांतों को हम आज नहीं तो कल कभी न कभी हिंदुस्तान की जनता की इच्छा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए उपयोग में लाने वाले हैं। साल 2001 में गुजरात में भूकंप आया, जिसने भारी तबाही मचाई। उसी समय भाजपा सरकार पर भी दबाव बढ़ रहा था। तब पार्टी नेतृत्व ने बड़ा फैसला लेते हुए नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। ये चौंकाने वाला निर्णय था, क्योंकि मोदी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा था। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने खुद को एक मजबूत प्रशासक के रूप में पेश करना शुरू किया। फरवरी 2002 में गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लग गई,
जिसमें कार सेवकों की मौत हो गई। इसके बाद गुजरात में भयानक दंगे भड़क उठे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे। नरेंद्र मोदी की सरकार पर आरोप लगा कि दंगों को रोकने में प्रशासन असफल रहा। विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों ने मोदी की आलोचना की। ये मामला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। हालांकि बाद में कई जांचों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई आपराधिक सबूत नहीं मिले, लेकिन 2002 के दंगे आज भी उनकी राजनीतिक छवि का सबसे विवादित हिस्सा माना जाता है। दंगों के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि बदलने की कोशिश की। उन्होंने विकास को अपना मुख्य मुद्दा बनाया। गुजरात में सड़कें, बिजली, उद्योग और निवेश पर जोर दिया गया। कई बड़ी कंपनियों ने गुजरात में निवेश किया। इसके अलावा वाइब्रेंट गुजरात जैसे कार्यक्रमों ने मोदी को उद्योगपतियों का सबसे पसंदीदा नेता बना दिया। 2002, 2007 और 2012 के गुजरात विधानसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी ने भाजपा को जीत दिलाई। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। वो एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो मजबूत भाषण देता था और आक्रामक राजनीति करता था। 2013 तक भाजपा को एक ऐसा नेता चाहिए था जो पूरे देश में पार्टी को मजबूत कर सके। आखिरकार नरेंद्र मोदी को 2014 लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि पार्टी के अंदर भी कई नेता इसके खिलाफ थे, लेकिन जनता के बीच मोदी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने जोरदार प्रचार किया। उन्होंने अच्छे दिन, विकास और भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया। सोशल मीडिया का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया। उनकी रैलियां और भाषण पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? अंत में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जनधन योजना और उज्ज्वला योजना जैसे कई बड़े अभियान शुरू किए। उन्होंने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत किया जो तेजी से फैसले लेता है। विदेश नीति में भी मोदी काफी सक्रिय रहे। उन्होंने कई देशों की यात्राएं की और भारत की वैश्विक छवि मजबूत करने की कोशिश की। जहां मोदी के समर्थक उन्हें मजबूत और निर्णायक नेता मानते हैं, वहीं आलोचक उन पर कई आरोप लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनके शासन में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ा और मोदी धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन इन विवादों के बावजूद उनकी लोकप्रियता बनी रही। 8 नवंबर 2016 की रात नरेंद्र मोदी ने टीवी पर अचानक घोषणा की कि 500 और 1000 के नोट बंद किए जा रहे हैं। ये फैसला पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका था। मोदी ने कहा कि इससे काला धन खत्म होगा, नकली नोट बंद होंगे और आतंकवाद की फंडिंग रुकेगी। देश भर में बैंकों के बाहर लंबी लाइनें लग गई। कई लोगों को पैसे निकालने में परेशानियां हुई। छोटे व्यापारी और मजदूरों पर इसका बड़ा असर पड़ा। कुछ लोगों ने मोदी के इस फैसले को साहसी बताया, जबकि आलोचकों ने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। नोटबंदी आज भी भारत के सबसे विवादित फैसलों में गिनी जाती है। नरेंद्र मोदी 2014, 2019 और 2024 यानी वो लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। एक राजनेता के रूप में ये सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। जहां मोदी समर्थक उन्हें भारत का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री कहते हैं, वही आलोचक कई सवाल उठाते हैं, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, मीडिया पर दबाव और विपक्षी नेताओं पर कड़ी कार्यवाही शामिल है। दोस्तों, ये थी नरेंद्र मोदी की पूरी कहानी। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।